हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। तो आर ओ यारो के एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो लास्ट टाइम में अगर आप PYQ भी पढ़ लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ लें, तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर हो जाते हैं और हमेशा रिपीट करते हैं। अभी हम आप आगे देखेंगे जैसे कई साल में जो है एक ही सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो सब भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में जो है कंप्लीट जो एंशिएंट हिस्ट्री जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेडिवल हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों कंबाइन करके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मतलब एक साथ ये दोनों सब्जेक्ट इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको अच्छे से देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि कई बार आपको रिपीट क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। और आर ओ यारो का जो अभी ग्रुप भी चल रहा है, उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है इसको इस पर व्हाट्सएप करेंगे आप। जैसे ही आर ओ यारो ग्रुप डिटेल्स या फिर आर ओ यारो प्लस UP PCS ग्रुप डिटेल्स कंबाइन वाला जो ग्रुप है, तो आपको जो है जो भी आप मैसेज करेंगे वो डिटेल आपको भेज दी जाएगी। उसी में आपको सभी चीज़ें लिखा हुआ है कि क्या क्या उस ग्रुप में मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, और जो ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे उसमें सभी सब्जेक्ट वाइज नोट्स जो लास्ट टाइम के लिए होते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स, वो सब मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी टेस्ट वगैरह हैं वो टेस्ट एक्सप्लेन आंसर की के साथ आपको टेस्ट मिल जाएंगे। ये सभी जो PYQ आप देख रहे हैं, सब सब्जेक्ट वाइज PYQ भी आपको वहीं पर मिलेंगे। तो इसको चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। अब सबसे पहले 2021 वाला प्री का जो पेपर आया था उसको देखेंगे। यहाँ पर सभी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं इसको अच्छे से देखिएगा, बार बार आपको अभी मिलेंगे। तो फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग और अल-मुसदी, ये 4 ऑप्शन दिए थे। इनको अरेंज करना था कौन किस क्रम में आया है। तो सबसे पहले आया था फाहियान। हमने विदेशी यात्री वाला जो एक चैप्टर पढ़ा था, जितने भी विदेशी आए थे वो सब कहाँ से आए थे, किसके दरबार में आए थे, कब आए थे, उसी क्रम में हमने सब कुछ पढ़ा है। अगर आप आर ओ यारो वाले ग्रुप में हैं तो वहाँ से जाके देखेंगे, तो विदेशी यात्री सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फिर इसका वीडियो भी अपलोड किया था, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो फाहियान आया था 399 से 414 ईस्वी के बीच में। फिर ह्वेनसांग आया था 629 से 645 ईस्वी के बीच में। फिर इत्सिंग आया था 671 से लेकर 693 ईस्वी। और ये तीनों जो हैं चीनी यात्री थे। विदेशी यात्री से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, UP PCS में भी, आर ओ यारो में भी। और ये UP PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए दोनों लोग यहाँ पे मतलब अक्सर जो है जो आर ओ यारो देंगे हो सकता है वो UP PCS भी दें, और यही सब क्वेश्चन उसमें भी रिपीट होते हैं। अल-मसूदी जो है ये अरबी यात्री था। ये 915 से लेकर 916 के बीच में आया था। ये क्वेश्चन UP PCS में भी पूछा जा चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा हुआ तो वो भी 10 साल के भेजे जा चुके हैं, तो उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। तो ये जो यात्री हैं इनको अच्छे से पढ़ना है। ये चीनी यात्री थे, इस क्रम में आए थे। खास करके ये देखिएगा, फाहियान पहले आया था, बाद में ह्वेनसांग आया था, उसके बाद इत्सिंग आया था। आगे बात करेंगे। गोपाल नाम का एक शासक था जो कि पाल वंश से संबंधित थे, ये गोपाल। फिर नंदीवर्मन द्वितीय, ये पल्लव वंश के शासक थे। इन दोनों लोगों को जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राजा बनाया गया था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शासक जो है प्रत्यक्ष द्वारा जनता मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया। तो गोपाल और नंदीवर्मन। देखिए इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन बहुत डीप फैक्ट के साथ पूछे जाते हैं, तो सबको नहीं आता है। जैसे मैंने भी ये वाला क्वेश्चन स्किप किया था। ज़रूरी नहीं है कि अगर बहुत टफ क्वेश्चन आए तो आपका कट ऑफ भी बहुत हाई चली जाएगी। अब वैसे कट ऑफ तो हमेशा हाई ही जाती है, तो सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये वाला जो है क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। पूछा गया था निम्न में से कौन सा शासक था जिसके समय में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो नासिरुद्दीन खुसरो जो है खिलजी वंश का अंतिम शासक था, और इसी के बाद जो है खिलजी वंश का पतन हो गया था। ये हिंदू था और कन्वर्टेड जो है मुस्लिम बना था, उसके बाद शासक बना था। तो इसके समय में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। इसके अलावा इसको जो है रास रचाना ज़्यादा पसंद था। महिलाओं के बीच में ही रहता था, महिलाओं के कपड़े भी पहन लेता था, डांस करता था, सब करता था। तो इसके टाइम के बाद जो है खिलजी वंश का पतन हो गया था। नेक्स्ट बात करेंगे। सीमा सुरक्षा के लिए विशेष सेना किसने नियुक्त की थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके टाइम पे हुए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुए थे। और इसने सीमा को मतलब सुरक्षित करने के लिए मंगोलों से सीमा पर दुर्ग वगैरह बनाए थे और अलग से सेना रखी थी। इसके अलावा बाजार व्यवस्था भी इसके टाइम पर सबसे अच्छी थी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट बात करेंगे। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। तो ये था मुर्शीद कुली खान। इसको फरिक्शियर के टाइम पे नियुक्त किया गया था 1717 में। और मुर्शीद कुली खान ने जो है अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी के बाद मुर्शीद कुली खान के बाद ये जो पद था वो वंशानुगत हो गया था।
जैसे अब पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन तो बस इतना आया था कि अंतिम सूबेदार कौन था जिसको मुगल बादशाह ने अपॉइंट किया था, तो मुर्शीद कुली खान था। उसके बाद वंशानुगत हो गया था, कुछ इफेक्ट आ गया था जो अंग्रेज़ जो है हस्तक्षेप करते थे और उसमें से मतलब नवाब वगैरह बनाते थे, तो अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप उसके बाद ज़्यादा हो गया था। अब क्रम पूछा जाता है, ये इस बार नहीं पूछा गया था मतलब 21 में, लेकिन वैसे ही इंपॉर्टेंट है। ये क्रम में पहले सबसे पहले मुर्शीद कुली खान बना था, फिर शुजाउद्दीन बना था, उसके बाद सरफराज खान बना था, फिर अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, उसके बाद फिर से मीर जाफ़र। लास्ट में याद रखिएगा, पहले मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, फिर से मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने बनाया था। ये शुरुआत के 3 देखिए, मुर्शीद कुली खान, शुजाउद्दीन, सरफराज खान, तो ये याद रखिएगा, कभी कभी अरेंज करने को आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था, तो लहना को, अपने शिष्य लहना को घोषित किया था। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो लगभग 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तलवंडी ननकाना जिले पाकिस्तान में हुआ था। देहावसान भी इनका 1539 में करतारपुर पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, ये 2016 का प्री वाला पेपर है। ये 2016 का एक बार निरस्त हो गया था पेपर, वो भी हम देखेंगे जो कैंसिल हुआ था। उसके बाद फिर से परीक्षा हुई थी इसकी 2020 के आसपास, लेकिन इसको 2016 का ही प्री माना जाएगा। तो ये जो है पेपर हम यहाँ पे देखेंगे। खुद को खलीफा घोषित करने वाला शासक कौन सा था, तो ये था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसको खिलजी वंश का वास्तविक अंतिम शासक माना जाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को इसने खलीफा की उपाधि जो है धारण की थी। अब वास्तविक क्यों लगा है, क्योंकि इसके बाद जो भी हमने देखा था खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन सा था, तो यहाँ पे हमने देखा था कि नासिरुद्दीन खुसरो जो है, जिसके टाइम पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, उसने जो है मुबारक शाह को मार दिया था। ये हिंदू था पहले, बाद में मुस्लिम बना था, थोड़े ही समय के लिए था, इसलिए वास्तविक वाला मुबारक खिलजी को ही माना जाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को जो है खिलजी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। लेकिन नासिरुद्दीन खुसरो ने इसकी हत्या करके जो है मुबारक खिलजी की थोड़े समय के लिए शासन किया था, लेकिन उसके टाइम पे शासन व्यवस्था बहुत खराब चल रही थी, इसलिए उसको जो है अंतिम जो वास्तविकता वाला शासक नहीं माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि खिलजी वंश का वास्तविक शासक कौन था, लास्ट वाला, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ही था। नेक्स्ट बात करेंगे, चंदेरी का युद्ध किसके समय में हुआ था, तो ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 में। अब ये जो युद्ध दिए हैं इसका क्रम अरेंज करने को आया था, तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर के जो चारों युद्ध हुए थे, चारों याद रखिएगा, ये चंदेरी वाला है 1528 में, बाबर ने इसमें मेदिनी राय को हराया था। फिर चौसा का एक युद्ध हुआ था 1539 में, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं को दो युद्धों में हराया था शेर शाह ने, एक तो 1539 के चौसा युद्ध में, दूसरा 1540 के कन्नौज युद्ध में। इसी कन्नौज को बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। ये कन्नौज वाले एरिया में, कन्नौज जिले में बिलग्राम एक स्थान है, वहाँ पे ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें अंतिम रूप से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था 1540 में। और वापस से हुमायूं कब आया था, तो सरहिंद के युद्ध में 1555 में, फिर 1556 में जाके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था। विजयनगर को इसमें हराया था। बहमनी राज्य और कई राज्यों ने मिलकर जो है विजयनगर को अंतिम रूप से हरा दिया था 1565 में। ये युद्ध काफ़ी मतलब एग्जाम में आ जाता है अरेंज करने को, तो तालीकोटा का युद्ध 1565। नेक्स्ट बात करेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था। एक युद्ध वाला मैंने आपको दिया हुआ है, केवल युद्ध उसमें है, तो युद्ध ब्रेक टाइम क्लासेस, ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध ब्रेक टाइम क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट युद्ध जितने भी हुए हैं जिनसे क्वेश्चन अरेंज करने को पूछे जाते हैं वो इसमें हैं, और या फिर कोई स्टेटमेंट उससे बनेगा तो वो भी क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि इसमें जो है महाराणा प्रताप की तरफ से कौन था, तो हकीम खान सूर थे जो नेतृत्व कर रहे थे, और अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खान जो है नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान सूर जो है नेतृत्व कर रहे थे। महाभारत का फारसी अनुवाद जो है उसका नाम क्या है, तो रज्जनामा है। इसका अनुवाद किया था बदायूनी, नकीब खां और फैजी और कई सारे लेखकों ने मिलकर जो है महाभारत का जो है फारसी अनुवाद किया था। रज्जनामा इसका नाम है फारसी अनुवाद का। फिर 2016 का मेंस वाला पेपर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। इनमें से एक जो है युग्म गलत था, तो वही फाइंड आउट करना था। तो सभी राजधानियाँ पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। कंबोज की राजधानी थी हाटक, अस्मा की पोटन या फिर पोटली, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। चालुक्य राजा कुमारपाल ने पशु क्रूरता पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से अपने मंत्रियों को काशी भेजा था। तो क्वेश्चन पूछा गया था किसने जो है पशु क्रूरता पर नियंत्रण लगाने के लिए अपने मंत्रियों को काशी भेजा था, तो चालुक्य राजा कुमारपाल ने।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है, इससे जो है मतलब गलतियाँ इसमें होती हैं, तो कुछ क्वेश्चन स्किप भी किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 442 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे। किसने समुद्री अभियान सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका में भेजे थे? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आगे बात करेंगे, शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान कौन सा था जिसमें लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है? तो कलिंजर का अभियान। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर अभियान के दौरान। जब गोला फेंका गया था तो वो नीचे आके गिर गया और फट गया, उससे उनकी मृत्यु हो गई शेरशाह सूरी की। वापस से फिर कुछ समय तक था ये सूरी शासन। उसके बाद जो है फिर से हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में, वापस से सरहिंद के युद्ध में हुमायूं को अपना शासन मिल गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बाबर ने इसमें राणा सांगा को हराया था। फिर चौसा का युद्ध देखिए दोबारा आया, ये तीनों युद्ध चौसा ये सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है, और ये यहाँ पे खानवा की जगह पे पिछला वाला जो था चंदेरी था, यहाँ पर खानवा आ गया है। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चौसा में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को, कन्नौज में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को। उसके बाद तालीकोटा के युद्ध में 1565 में बहमनी और दूसरे जो राजवंश थे उन्होंने मिलकर विजयनगर को हराया था। नेक्स्ट बात करेंगे, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली जो देशी शासन था साम्राज्य था वो कौन सा स्थापित हुआ? तो मुगल सत्ता जब पतन इसका हो रहा था तो उस टाइम पे मराठा साम्राज्य जो है बहुत तेज़ी से उसका उदय हो रहा था। ये पहला ऐसा शासन था, पहला साम्राज्य था जिसने सबसे पहले एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना को निर्धारित किया था। मतलब इसने ये कहा, मतलब मराठा साम्राज्य ने, कि पूरा देश एक हो जाए, लेकिन वो चाहते थे कि मतलब मराठा साम्राज्य के अंतर्गत ही हो, लेकिन एक देश की संकल्पना सबसे पहले मराठा साम्राज्य की ही आई थी देशी शासकों में। नेक्स्ट बात करेंगे, शिवाजी की कुछ घटनाएं इसको अरेंज करने को दिया गया था। तो ये सब जन्म तो उसमें नहीं था, लेकिन सब चीज़ें देख लीजिए यहाँ पे। जन्म हुआ था 1627 में, और पहला किला जो उन्होंने जीता था वो था तोरण का किला 1644 में। ये हमने सब दिया हुआ है, अगर आप उसमें सब्जेक्ट में देखेंगे तो हिस्ट्री वाले नोट्स में है ये सब। अगर आप ग्रुप में हैं तो वैसे वीडियो भी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा चैनल पे। फिर चाकन और पुरंदर और सूपा ये 3 जगह पे विजय की थी। इसमें केवल चाकन वाला पूछा गया था कि चाकन के किले को कब जीता, तो 1556 तक ये तीनों जीत लिया था। अब एक अलग अलग इसको नहीं पूछा जाता एग्जाम में। शिवाजी ने चाकन, पुरंदर और सूपा पर विजय 1656 तक प्राप्त कर ली थी। मुगलों से शिवाजी का जो मतभेद था वो कब से स्थापित हो गया? तो 1657 के करीब जो है मुगलों से मतभेद हो गया। हमेशा लड़ाई ही होती रहती थी शिवाजी और मुगलों के बीच में। इसके अलावा शिवाजी ने जो अफजल खां को मारा था, जो इनको मारने आया था और इन्होंने मार दिया था, तो शिवाजी ने अफजल खान को जो मारा था 1656 में। इसके अलावा सूरत की लूट, जिसमें शिवाजी ने सूरत में लूट की थी, मतलब अपने अनुयायियों के साथ, तो ये लूट जो है मुगलों से लड़ने के लिए, उनको पतन करने के लिए ही हुई थी। तो 1664 में ये सूरत की लूट हुई थी। पुरंदर की संधि जो है 1664 में। एक पुरंदर की संधि और है जो अंग्रेजों वाली, जो लगभग 1776 के आसपास हुई थी। 1776 के आसपास दूसरी वाली संधि एक हुई थी जो अंग्रेजों से संबंधित थी। और ये वाली जो पुरंदर की संधि है शिवाजी वाली, ये 1664-65 के आसपास हुई थी। कभी 64 दिया रहता है एग्जाम में, कभी 65 दिया रहता है। यहाँ पर जो दिया था वो 64 था। नेक्स्ट बात करेंगे, अंग्रेजों द्वारा शिवाजी को कैद किया गया था कब? ये एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन ये भी जान लीजिए 1666 में जब इनको कैद किया गया था। कहाँ पर? जयपुर भवन एक आगरा में स्थित था, वहीं पर इनको कैद किया गया था शिवाजी को। लेकिन वो जो है भाग गए थे, वहाँ से निकल गए थे अपनी चालाकी की वजह से। तो अगर पूछा जाए कि जयपुर भवन कहाँ स्थित है, जो जहाँ पे शिवाजी कैद थे, तो वो आगरा में स्थित था। औरंगजेब ने इनको कैद किया था। फिर शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? रायगढ़ में हुआ था 1774 में। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। जन्म कब हुआ था? 1627 में। नेक्स्ट बात करेंगे, शिवाजी के समय रजत यानी चांदी की मुद्रा कौन कौन सी थी? तो ये लारी कहा जाता था, टका और रुका। लारी, टका और रुका पूछा गया था एग्जाम में। रुपया निम्न में से कौन सी मुद्रा शिवाजी के टाइम पे रजत मुद्रा नहीं थी? तो उसमें था, मतलब सही ऑप्शन था रुपया। रुपया उस टाइम पे नहीं चलता था। लारी चलती थी चांदी के सिक्के के रूप में, टका और रुका। अन्य जो मुद्राएं थी उसमें आता है फनम, चक्रम, दाम, पैसा, निशानी और होड़। निशानी होड़ एक ही में है, निशानी होड़। तो ये फनम, चक्रम, ये सब दाम अगर पूछ लिया जाए शिवाजी के टाइम पे चलते थे या नहीं, तो ये चलते थे। नेक्स्ट बात करेंगे, कश्मीर का शासक जो था, जिसका नाम था जैनुल आबिदीन, जो कि 14 से 20 से लेके 70 तक करीब था। तो इसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो शाही खां। इनको जो है शाही खां कहा गया। इसके अलावा पूछा जाता है कि किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो इन्हीं जैनुल आबिदीन को ही कश्मीर का अकबर कहा जाता है, क्योंकि बहुत सहिष्णुता थी इनके अंदर, बहुत
मतलब सबको एक समान देखते थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, जैनुल आबदीन को कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा गया है। क्यों कश्मीर का अलाउद्दीन कहा गया है? मूल्य नियंत्रण के कारण। मूल्य नियंत्रण का काम अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे से किया था, बाजार नियंत्रण का काम, तो उसी टाइप का इन्होंने भी किया था जैनुल आबदीन ने कश्मीर में, इसलिए इनको कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता है। कश्मीर की वुलर झील में इन्होंने जैनालंका द्वीप का निर्माण कराया था। पूछा जाता है कि जैनालंका द्वीप का निर्माण किसने करवाया था? तो जैनुल आबदीन ने। कहाँ पर? वुलर झील में, कश्मीर में। राजतरंगिणी और महाभारत का फारसी अनुवाद भी कराया था इन्होंने, जैनुल आबदीन ने। इसके अलावा शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। जैनुल आबदीन ने खुद से इस ग्रंथ की रचना की थी। आगे बात करेंगे यहाँ पर 2016 वाला जो प्री वाला पेपर जो कैंसिल हो गया था वो है इसमें। तो इसमें जो है ऋग्वेद क्या है? तो ये स्रोतों का संकलन है। बहुत सारी चीज़ें दी थी, सही ऑप्शन होगा स्रोतों का संकलन है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके, ऐतरेय और कौशिकी, और पुरोहित जो है इसके होत्र और होता। आपको डिस्क्रिप्शन में जो आरो वाली और यूपी पीसीएस वाली प्लेलिस्ट है वहाँ जाके ये जितना भी पूरा एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह है वो सब मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति कौन थे? मतलब बौद्ध धर्म जिन्होंने ग्रहण किया तो उनका नाम था सुबुद्ध। अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने जो है जिनको गौतम बुद्ध ने स्वयं रूपांतरित किया था, तो ये थे सुबुद्ध। एका ब्राह्मण शब्द का संबंध किससे है? एका ब्राह्मण या फिर अद्वितीय ब्राह्मण किसको कहा गया है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को, सातवाहन वंश के शासक थे, और इन्होंने चातुर्य वर्ण व्यवस्था, जो चतुर्वर्ण है, इनकी व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण तक इस सभ्यता को क्रम में लगाना था। तो ये अमेरिका से संबंधित, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित कुछ सभ्यताएं हैं, इनको उत्तर से दक्षिण अरेंज करना है। तो एजटेक जो है ये मध्य मैक्सिको की सभ्यता है, माया जो है दक्षिण मैक्सिको की सभ्यता है। ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये जो माया है ये दक्षिणी मैक्सिको, युकाटन और ग्वाटेमाला। मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, तो ये बीच वाले एरिया में माया थी एक सभ्यता। इसके अलावा मुइस्का जो है पूर्वी कोलंबिया की सभ्यता थी। इंका पेरू, इक्वाडोर और अर्जेंटीना की सभ्यता थी। तो ये सभ्यता का उत्तर से दक्षिण क्रम है, याद रखिएगा, एस्टेक, माया, मुइस्का और इंका। क्वेश्चन जब टफ होता है तो ऐसा क्वेश्चन आता है, पहली बार आता है तो ये किसी को नहीं आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में किस मुगल शासक का उल्लेख किया गया है? तो जहांगीर का उल्लेख उसमें किया गया है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये एक स्तंभ था जो कि अशोक का स्तंभ था। पहले कौशाम्बी में स्थापित था, बाद में लाया गया था इसको प्रयागराज। अकबर के समय में लाया गया था जहांगीर के द्वारा, और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी इसी पे लिखी है। इसके अलावा जहांगीर का भी उल्लेख इसमें किया गया है, बीरबल का उल्लेख भी इसमें हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है प्रयाग प्रशस्ति। और इसमें जो है रानी करुआ की, अशोक की पत्नी रानी करुआ की और बेटे तेवर का भी, तीवर जो है उसका उल्लेख किया गया है। तो इसको जो है रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति वाले जो स्तंभ है उसको। नेक्स्ट बात करेंगे, कुषाण वंश के टाइम पे कौन सी मुद्रा चलती थी? तो स्वर्ण मुद्रा और ताम्र मुद्रा। जो स्वर्ण मुद्रा थी उसका जो है भारत में उसकी शुरुआत, वैसे तो यूनानी लाए थे स्वर्ण मुद्राओं को, लेकिन भारत में जो है कुषाण वंश के द्वारा ये प्रचलित हुई थी। और गुप्त वंश के टाइम पे सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा चली थी। स्वर्ण और रजत मुद्रा दोनों चलती थी गुप्त के टाइम पे। सातवाहन के टाइम पे सीसा चलता था, पोटिन मतलब कांसा, और तांबे की मुद्रा, चांदी की मुद्रा चलती थी, और सोने की मुद्रा इसमें नहीं चलती थी। सातवाहन जो वंश प्रसिद्ध है वो सीसे की मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है, इन्होंने पहली बार सीसे की मुद्रा चलाई थी। फिर कलचुरी वंश जो है ये स्वर्ण, चांदी, ताम्र मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्वालियर का जो तेली मंदिर है उसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। पूछा गया था निम्न में से किसमें द्रविड़ शैली की झलक देखने को मिलती है? तो ग्वालियर के तेली मंदिर में। ये उत्तर भारत का मंदिर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसमें जो है द्रविड़ शैली का शिखर बना हुआ है। आर्ट एंड कल्चर में हमने कवर किया था द्रविड़ शैली में कैसे क्या होता है, किस तरह के मंदिर बने होते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। तो द्रविड़ शैली में जो है बना हुआ है ये मंदिर, और ये उत्तर भारत का ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में। इसका निर्माण किसने कराया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट बात करेंगे, इल्तुतमिश के समय राजधानी क्या थी दिल्ली सल्तनत की? तो दिल्ली थी। इसी ने जो है राजधानी को लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र किया था इल्तुतमिश ने। और कब किया था? 1210 में। वास्तविक संस्थापक भी यही माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, यानी जो पहला वाला वंश था गुलाम वंश, उसका संस्थापक था ये वास्तविक संस्थापक। वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन जो है वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। नेक्स्ट बात करेंगे, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में। इसमें मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल वंश के राजा जयचंद को हराया था 1194 में। फिर है अकबर का पहला जो वैवाहिक संबंध था वो किस राजवंश के साथ स्थापित हुआ था? तो कछवाहा राजवंश के साथ स्थापित हुआ था। कछवाहा राजवंश के जो शासक थे वो थे भारमल या फिर बिहारी मल। इन्होंने अपनी बेटी हरखाबाई का विवाह किया था अकबर से।
तो ये खचवाहा राजवंश से संबंधित थी हरखा बाई, इन्हीं को जोधा बाई बाद में कहा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे रॉल्फ फिंच, ये जो हैं ये विदेशी यात्री कुछ दिए हुए हैं, ये कब आए थे, इनका क्रम पूछा गया था। तो पहले रॉल्फ फिंच आए थे अकबर के टाइम पे, लगभग 1585 से 86 के समय में ये आए थे। फिर हॉकिंस आया था 1608 से 11 के बीच में, जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। टॉमस रो आया था 1615 से 19 के बीच में, जहांगीर के दरबार में ही। मनुची आया था 1653 से 1708 के बीच में, शाहजहां के दरबार में। तो मनुची सबसे लास्ट में, ये क्रम है, इसको देख लीजिएगा। खास करके आप ये याद रखेंगे किस राजा के टाइम पे कौन आया, तो क्रम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईयर नहीं याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये पूरा विदेशी यात्री वाला भेजा जा चुका है उसमें। नेक्स्ट बात करेंगे महाभारत का फारसी अनुवाद जो है, जो रजनामा नाम से है, इसको किसने किया था, तो ये भी देखिए क्वेश्चन आया था। ये बदायूनी ने, नकीब खां, फैजी, अब्दुल कादिर, इन लोगों ने मिलकर किया था। मेन इसमें जो है बदायूनी है। आगे बात करेंगे पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो अबुल फजल ने। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो लाहौर में स्थित है ये, और इनकी मृत्यु हुई थी जहांगीर की 1627 में। एक और शासक जिनका मकबरा भारत से बाहर है वो कौन है, तो बाबर है। उनका जो है अफगानिस्तान से संबंधित है। शुरुआत में 4 साल के लिए केवल भारत आए थे, तो उनका संबंध बहुत मतलब घनिष्ठ संबंध था अफगानिस्तान से, इसलिए उनका जो मकबरा है वहीं स्थित है, काबुल में। नेक्स्ट बात करेंगे 2017 का प्री वाला पेपर, इसमें आचार्य और उनके जो सिद्धांत थे वो दिए हुए हैं। तो लकुलिश जो है पाशुपत सिद्धांत से संबंधित है, नागार्जुन शून्यवादी से संबंधित है, भद्रबाहु जो है जैन धर्म से संबंधित है, गोसाल जो मक्खलीपुत्र गोसाल कहा जाता है वो आजीवक धर्म से संबंधित है। तो कुछ आचार्य और उनके सिद्धांत दिए हुए हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसको कहा जाता है, तो बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहते हैं। जैन धर्म में भी त्रिरत्न होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। त्रिपिटक क्या चीज़ है, तो 3 बौद्ध ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट बात करेंगे अभिलेख और मतलब वो शासक किससे संबंधित था ये अभिलेख, तो एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसमें दिया हुआ है जो पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष की जो लड़ाई हुई थी। इसके अलावा नासिक अभिलेख है गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित। हाथी गुम्फा का अभिलेख जो कलिंग वाला अभिलेख है खारवेल से संबंधित है, राजा खारवेल कलिंग के शासक से। भीतरी अभिलेख, ये सब हमने एंशियंट हिस्ट्री में अच्छे से कवर किया है। भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये धर्मपाल ने की थी बिहार में। उपाधि इनकी है धर्मपाल की। परम सौगात उपाधि किसकी है, तो धर्मपाल की। यहाँ पे शासक दिए हैं, ये शासक जो है इतना याद नहीं रहते सबको, लेकिन इसका क्रम पूछा गया था एग्जाम में। तो यशो वर्मा सबसे पहले 930 से लगभग 950, फिर धंग, फिर विद्याधर, उसके बाद कीर्ति वर्मा। धंग विद्याधर याद रखिएगा, धंग पहले उसके बाद विद्याधर। नेक्स्ट बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, तो वो थे मिहिर भोज, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। वैष्णव के उपासक थे, ये वैष्णव धर्म के उपासक थे। और एक यात्री आया था, अरबी यात्री, उसने कहा था कि मुस्लिम धर्म के लिए सबसे खराब ये शासक है मिहिर भोज। तो वो अरबी यात्री था इसलिए उसने कहा था, और ये वैष्णव के उपासक थे। नेक्स्ट बात करेंगे तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो 1192 में हुआ था। द्वितीय युद्ध पूछा गया है, 1191 में हुआ था, एक 92 में हुआ था। तो एक में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे में मोहम्मद गोरी जीता था। फिर आगे बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई थी, तो 1296 में। किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी को किसने मारा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मारा था, जो आपने पद्मावत मूवी में भी देखा होगा। अफगानपुर षड्यंत्र ये जो है, ये षड्यंत्र 1325 में हुआ था, और कहा जाता है इसमें गयासुद्दीन तुगलक की हत्या की जो साजिश थी वो की थी किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका बचपन का नाम था जौना खां। जब तक राजा नहीं बना था तब तक उसका नाम था जौना खां, जब राजा बन गया तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक कहीं गया था, वापस आया तो एक लकड़ी का महल उसके स्वागत में बनवाया था जौना खान ने, और उसी में दब के जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन जो है ये कब किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 4-5 काम किए गए थे, उसका ईयर याद रखिएगा। तो वो मिडवल हिस्ट्री में मैंने दिया, उसको कर लीजिएगा। तो उसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का राजधानी ट्रांसफ़र जो हुआ था, जो दिल्ली से ट्रांसफ़र की थी दौलताबाद 1327 में, बाद में वापस फिर से लानी पड़ी थी। नेक्स्ट बात करेंगे तो जितना भी काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, सब फेल रहे थे वैसे, लेकिन बहुत सारे काम किए थे। बहुत अनुभवी व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा था। नेक्स्ट बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान। ये है मतलब क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इधर कुछ राज्य दिए थे और यहाँ के शासक के नाम मैच करने थे। तो रणथंभौर जो है यहाँ का शासक था हमीर देव,
चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह। देवगिरी के शासक थे राजा राय रामकर्ण। फिर गुजरात के शासक थे कर्णदेव। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो ये सभी जितने चीज़ें हैं यहाँ पे जो शासक दिए, ये सब अलाउद्दीन के विजय अभियान के समय यहाँ के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इन सबको जीता था और उस टाइम पे यहाँ के शासक यही थे। अलाउद्दीन खिलजी वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यात्री और देश। तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था, मार्को पोलो इटली से, अब्दुल रज्जाक ईरान से, नूनिस जो है ये पुर्तगाल से आया था। ये विदेशी यात्री वाले चैप्टर में मिलेगा। आगे बात करेंगे शाहरुख नाम के सिक्के किसने चलाए थे, तो बाबर ने चलाए थे। और ये सिक्का जो है इसने बांटा भी था, चांदी का ही सिक्का होता था शाहरुख। और पानीपत विजय जब इसने की थी उसके बाद काबुल वासियों को, क्योंकि ये काबुल से संबंधित था, वहाँ पे सबको उपहार के रूप में एक एक सिक्के बांटे थे। नेक्स्ट बात करेंगे दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये कृषि विभाग था दीवाने कोही। चिराग दिल्ली किसको कहा जाता है, तो चिराग दिल्ली नासिरुद्दीन को कहते हैं। तौहीद इलाही की इन्होंने रचना की थी, ये एक मतलब ग्रंथ है तौहीद इलाही, इसके लेखक है नासिरुद्दीन। चिराग दिल्ली जिनको कहा जाता है। इसके अलावा तौहीद इलाही किसको कहते हैं, तो तौहीद इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। गज शंकर बाबा फरीद को कहा जाता है। और ये सब जो है चिश्ती सूफी परंपरा से संबंधित हैं। भारत में जो चिश्ती परंपरा थी इसके संस्थापक कौन थे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मेन रूप से अजमेर में ही रहते थे, वहीं से मतलब सब चीज़ें करते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और भारत में जो है चिश्ती परंपरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करेंगे 2017 वाला जो मेंस का पेपर था, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी NG मजूमदार। ये सब आप बेसिक चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दी भी जा चुकी है, एंशिएंट हिस्ट्री में मिल जाएंगी सब। फिर ये महाजनपद और राजधानी, अंक की राजधानी थी चंपा, कौशल की श्रावस्ती, मत्स्य की विराटनगर। और ये सब याद रखिएगा कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये किस राज्य में वर्तमान में स्थित है, ये भी उसमें सब लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि मत्स्य जो है विराटनगर कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। उसी तरह से निम्न में से कौन सा यूपी में स्थित नहीं है, ये सब भी हमने कवर किया है। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, पांचाल की अहिच्छत्र। आगे बात करेंगे महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, तो कैवल्य कहते हैं। जैन धर्म में किस नदी के किनारे ये पूछा गया था, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो वैशाली कुंडग्राम में। डेमेट्रियस जो था ये कौन सा शासक था, तो हिंदी यवन शासक था, हिंदी यूनानी था ये। रुद्रदामन जो है शक शासक था, हमने सभी वंश कवर किए हैं। गोंडोफर्नीस जो है ये पहला शासक था। भीम कटफिसिस ये कुषाण वंश का शासक था। नेक्स्ट बात करेंगे सातवाहनों ने जो है एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि सातवाहनों ने प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा दोनों का विकास में मतलब योगदान किया था, दोनों का संरक्षण किया था, तो स्टेटमेंट सही था ये। नेक्स्ट बात करेंगे इनकी जो सातवाहनों की मेन भाषा होती थी वो प्राकृत भाषा होती थी, लेकिन बहुत सारे ग्रंथ वगैरह जो रचनाएं की गई थी इनकी संस्कृत में भी मिलती हैं। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे, दीनार कहा जाता था। सर्वाधिक मुद्रा जो है स्वर्ण मुद्रा गुप्त शासकों द्वारा चलाई गई थी। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 में, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। तैमूर का भारत आक्रमण कब हुआ था, तो 1398 में। किसके समय में, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में। तुगलक वंश का जो शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, उसी के टाइम पे आक्रमण हुआ था 1398 में। बहुत बार ही पूछा जाता है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1529 में, जिसमें जो है बाबर ने अफगानों को हराया था। और बाबर द्वारा स्थल और जल दोनों पर लड़ा जाने वाला एकमात्र युद्ध यही है, घाघरा का युद्ध 1529 वाला। फिर तालीकोटा का युद्ध जो बहुत बार आ चुका पीछे भी, तो विजयनगर की इसमें हार हुई थी, 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। बहमनी राज्यों ने और बाकी राज्यों ने मिलकर इसको हराया था। फिर बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो लेडेन और रस्किन ने। बाबरनामा का मूल नाम क्या है, तो तुजुके बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है, और ये जो आत्मकथा थी बाबर की। नेक्स्ट बात करेंगे बल्लभाचार्य जो है पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामानुज जो है रामानुजाचार्य जिनको कहा जाता है विशिष्ट अद्वैतवाद से। अगर राम लग जाए तो विशिष्ट भी लगेगा, याद रखिएगा। माधवाचार्य जो है द्वैतवाद से संबंधित है। शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद से संबंधित है। आगे बात करेंगे मुगल काल में राजा बनाने वाले या किंग मेकर जो है किसको कहा जाता था, तो सैयद बंधु को। अब सैयद बंधु में कौन कौन आता है, हुसैन अली और अब्दुल्ला अली। तो 1713 के बाद जो है जो उत्तर मुगल थे, लेटर मुगल में, इनका जो है बहुत ज़्यादा योगदान रहता था राजा बनाने में। जिनकी तरफ ये हो जाते थे राजा वही बन जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे दारा सिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था, मतलब इनका जो मकबरा है दिल्ली में स्थित है। जो हुमायूं का मकबरा है उसी एरिया में ही इनका मकबरा है। इसके अलावा ये जो थे शाहजहाँ के बड़े बेटे थे, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। शाहजहाँ जो है इन्हीं को राजा बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब ने बहुत सारे युद्ध किए थे। वो युद्ध भी इम्पोर्टेंट है, युद्ध वाले चैप्टर में हमने कवर किया है कि दारा सिकोह के और औरंगजेब के बहुत सारे युद्ध हुए थे, तो वो युद्ध पूछे जाते हैं।
और उनको अरेंज करने को भी आता है एग्ज़ाम में, तो उसको देख लीजिएगा। इसमें लास्ट में जीत जो है औरंगजेब की होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, दौराह का युद्ध या दोहरिया का युद्ध एक हुआ था, इसमें हुमायूं जीता था। यही एकमात्र युद्ध है जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। हुमायूं ने इसमें अफ़गानों को हराया था, या फिर शेर शाह सूरी अफ़गान ही था तो उसको हराया था 1532 में। बाद में चौसा में भी, कन्नौज में भी, दोनों में शेर शाह सूरी ने इसको हराया था, हुमायूं को। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था दोनों में। फिर सामूगढ़ का एक युद्ध हुआ था जो कि 1658 में हुआ था। इसमें औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ निर्णायक जो जीत की थी। अभी जो हमने बात की, औरंगजेब ने सभी भाइयों को हराकर, दारा सुक्को वगैरह को हराकर जो है राजा बना था औरंगजेब। सामूगढ़ का युद्ध 1658। फिर जिंदा पीर की संज्ञा किसको मिली? जिंदा पीर को उसको कहा जाता है औरंगजेब को। काफ़ी दान वगैरह ये देता था औरंगजेब, लेकिन बहुत कट्टर प्रवृत्ति का मुस्लिम शासक था ये। तो ये इतनी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं, जो कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछी जा सकती हैं। इसके बाद का जो पेपर है 2014 का पेपर है। अब 2014 का इतना पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि अब जो है इसके अलावा आप यूपी पीसीएस का जो पेपर है उसको देख सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो आरओ यूपी पीसीएस को अलग अलग मत करिएगा, दोनों से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, और वो मैंने कवर कराया है 10 साल का। तो ये जो है इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह, लाइक वगैरह कर दिया करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस। आरओ का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे आप, जैसे ही आरओ ग्रुप डिटेल्स या फिर आरओ प्लस यूपी पीसीएस कंबाइंड ग्रुप डिटेल्स, तो पूरी डिटेल आपको भेज दी जाएगी। उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।